ग्लोबल मार्केट के हालात देखें तो सभी एनालिस्ट जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो यही सुझा रहे हैं कि इस समय बाजार काफी अट्रैक्टिव हैं, करेक्शन में एंट्री करने का सही समय बन रहा है। तो अगर किसी को एंट्री करनी है, अगर पैसिव तरीके से भी आपको निवेश करना है तो वो भी मौका आप मत छोड़िए। म्यूचुअल फंड, एसआईपी अपनी जारी रखिए। इस वक्त इस तरह का मार्केट नजर आ रहा है, तो किस तरीके से अपना पैसिव इन्वेस्टमेंट करें, कैसे उनका चुनाव करें, कौन कौन से फंड्स बेहतर नजर आ रहे हैं, ओवरऑल इस बाजार में क्या करें, इस पर हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस एएमसी के अश्विनी पटनी जी। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो इस वक्त जो चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, भारतीय बाजारों में, उस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको, और इस वक्त जो सिचुएशन है विदेशी बाजारों की, अगर ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट इस वक्त काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो किसी को म्यूचुअल फंड के जरिए अगर निवेश करना हो विदेशी बाजारों में भी तो कैसे किया जाए? हाँ, नमस्कार। और जो आपका सवाल है मैं 2 पार्ट में आंसर करूँगा। पहले तो अगर हम मार्केट की बात करें, ओवरऑल पिछला जो 1 से डेढ़ साल गया है इक्विटी मार्केट्स के लिए, वो बहुत चैलेंजिंग गया है, ख़ास तौर पे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जहाँ पे हमने जो कोविड की रिकवरी के बाद वाली समस्याएँ हैं, चाहे इन्फ्लेशन है, हायर इंटरेस्ट रेट्स है, ग्रोथ स्लो डाउन है, बहुत सारे, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है रशिया-यूक्रेन, बहुत सारे ऐसे मसलों की वजह से लास्ट 1 से डेढ़ साल में ग्लोबल मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और इसी का रिफ्लेक्शन हमारे जो ऐसे हमने एज़ म्यूचुअल फंड्स हमने जब देखा कि पिछले 3-4 साल में ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करना लोगों ने काफ़ी चालू किया था, देखने लगे थे। लेकिन इस परफॉर्मेंस की वजह से पिछले 1 डेढ़ साल से लोगों के मन में काफ़ी शंकाएँ है, काफ़ी कन्फ्यूजन है कि अब ये इसको कैसे अब यहाँ से आगे लेके जाएँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी बरकरार है। एक्साइटमेंट जो है ग्लोबल इन्वेस्टिंग का, वो सबसे बड़ा 2 उसमें बातें हैं। एक तो बहुत बड़े-बड़े मार्केट्स हैं, यूएस है, यूरोप है, यूके है, जहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो अलग-अलग सेक्टर्स में है, और उन सब में आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है जब आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग करते हैं। और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इसकी लास्ट अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल देखें तो काफ़ी अच्छी रही है। इंडियन मार्केट ऑफ कोर्स ने हमको अच्छा रिटर्न दिया है लोकल इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये भी एक अपने आप में अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। दूसरी बात आती है इसको कैसे हम खेलें, किस तरह से हम इन्वेस्ट करें, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पैसिव ऑप्शन भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बड़े फेमस इंडेक्सेस जो होते हैं एस&पी 500, नैस्डैक, ऐसे इंडेक्सेस के ऊपर आज इंडिया में म्यूचुअल फंड्स ने अपने-अपने पैसिव प्रोडक्ट्स लगाए हैं, उसमें फंड ऑफ फंड्स लगाए हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स अपना एलोकेशन कर सकते हैं। अश्विन, बहुत अच्छा और बहुत ब्रीफ में आपने ये समझाया। और एक्सिस म्यूचुअल फंड दी ओनली फंड हाउस कह सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फंड्स में इस वक्त एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट आपका एक्सिस एस&पी 500 ETF। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर है इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है और ये निवेशकों के लिए किस तरह से फायदेमंद है? सबसे बड़ी बात है कि आज दुनिया भर में जो एक इंडेक्स है जो सारे दुनिया के इन्वेस्टर देखते हैं, वो एस&पी 500 है। आज मतलब आज हम इंडियन मार्केट की बात करें, किसी भी मार्केट की बात करें, जो लीड है ग्लोबल इक्विटी मार्केट का, वो एस&पी 500 से आता है। तकरीबन 50% ग्लोबल मार्केट का एलोकेशन आप कह सकते हैं कि एक इंडेक्स में है। और ये अपने आप में जो यूएस के सबसे बड़ी 500 कंपनियां हैं यूएस में लिस्टेड, उसका ये एक इंडेक्स है। तो एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है इसका, बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें, और बहुत सारे जो नामी-गिरामी कंपनियाँ हैं जो अच्छी बड़ी-बड़ी सेक्टर लीडर्स हैं, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे कंजम्पशन, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, इसकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसका पार्ट हैं। तो एस&पी 500 जो इंडेक्स है, ये एक बहुत आसान तरीका है, जो एक इन्वेस्टर है जो ग्लोबली इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है कि मैं कैसे चालू करूँ, किसमें इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो एक बहुत आसान सिंपल तरीका, जैसे हम लोकल मार्केट में बात करते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसे इंडेक्सेस जो लोग रोज़ाना देखने की जिन्हें आदत है, जिसको समझ है, आसान तरीके से आप एक इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हैं। उसी तरह से ग्लोबली एस&पी 500 आपको ये मौका देता है। तो ये एक बहुत ही ईज़ी सिंपल एक तरीका है अपनी ग्लोबल इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने का।
बिल्कुल। तो काफ़ी सिंपल तरीका है, ईज़ी तरीका है जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड आपके लिए लेकर आया है। आप इसके ज़रिए यहाँ पर नज़र रखिए और इस पर आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, जब फंड में निवेश करने की बात आती है अश्विनी, तो काफ़ी सारे सवाल मन में उठते हैं। ऐसे में एक्टिव फंड सही है या पैसिव फंड सही है? इसको लेकर भी एक कन्फ्यूजन रहती है निवेशकों के मन में। आपका क्या सुझाव होगा? कैसे इसका चुनाव करें? मैं ये मानता हूँ कि इसमें ये सोचना गलत है कि हम एक्टिव में ही रहें या पैसिव में ही रहें। कोई भी ऐसा सही या गलत वाला ये मामला नहीं है। इन्वेस्टर्स को हर कैटेगरी के लिए एक सही प्रोडक्ट चुनना चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आम तौर पर चाहे वो आप इवन ग्लोबली देखें या इवन इंडिया में भी देखें, तो बड़े इन्वेस्टर्स आम तौर पर जो सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, वो एक कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से आप पैसिव की खूबियत और एक्टिव की खूबियत को दोनों को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्टिव की हमें पता है, एक्टिव मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बात है कि आपको फंड मैनेजर का पूरा जो एक रिसर्च का कैपेबिलिटी है, पूरा अंडरस्टैंडिंग का कैपेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो में लगा पाते हैं। तो वो चीज़ आपको अल्फा जनरेट करने के लिए पोटेंशियल देता है। जैसे इंडिया में हमने देखा है लास्ट 10 साल, 20 साल में बहुत अच्छा एक अल्फा लोगों ने जनरेट किया है। पैसिव फंड्स समझने के लिए आसान है। इंडेक्स आपको अगर इंडेक्स की समझ आपको है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है और एक ट्रांसपेरेंट तरीका है कि आपको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है, आपको पता है। तो दोनों की अपनी-अपनी खासियत है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में दोनों चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है। ये एक आइदर और या सिर्फ़ ये या सिर्फ़ वो वाला सिचुएशन नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। ताज़ा फाइनेंस बिल 2023 के टेक अवेज पर आपका अप्रोच, आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि डेट फंड्स के लिए नए टैक्स, नए नियम, कानून की बातचीत यहाँ पर चली और खासतौर से डेट फंड्स को मिलने वाला इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो खत्म होने की बात है। डेट फंड से एलटीसीजी हटने का कितना असर पड़ता दिखेगा? आपकी राय क्या होगी इस पर? तो सबको ये समझना चाहिए कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। आज जिसका भी जो भी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है या फिर जो नया इन्वेस्टमेंट लोग 31 मार्च के पहले करेंगे, वो सब एग्जिस्टिंग रेजिम में कवर होगा, उसको कोई असर नहीं होगा। 1 अप्रैल से जो नए इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे इन स्कीम्स में, उसमें चाहे वो डेट है, चाहे वो कुछ और कैटेगरीज भी हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर है, चाहे ग्लोबल है, चाहे कुछ तरह के हाइब्रिड्स हैं, उनको ये चीज़ का अफेक्ट होगा। जहाँ तक आपके सवाल की बात आती है, कैसे इस चीज़ को अफेक्ट करेगा? आई थिंक लोग कहीं न कहीं ऑब्वियसली रिस्क रिटर्न की इक्वेशन में पोस्ट टैक्स रिटर्न एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको किस रिटर्न का, किस रिस्क के पीछे क्या रिटर्न मिल रहा है। तो लोगों को बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डेट पे भी हमने देखा करीब 15 से 20 अलग-अलग कैटेगरीज हैं, बहुत सारे दूसरे फंड्स हैं। तो लोग ये रिविजिट करेंगे कि मेरा क्या रिस्क होना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या रिटर्न मिलना चाहिए, और पोस्ट टैक्स रिटर्न अब थोड़ा चूंकि कम हो जाएगा, तो ये चीज़ वजह से एलोकेशन में भी हमको इसका फ़र्क दिखेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है कि नी जर्क रिएक्शन कोई ना करे, क्योंकि जैसे मैं वापस कह चुका हूँ और वापस कहूँगा कि पुराने इन्वेस्टमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं है, वो आपको बेनिफिट कभी भी कंटिन्यू रहेगा। नए एलोकेशन के लिए आपको बहुत समय है, सोच समझ के डिसीजन लें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में एलोकेशन कर रहे हैं, तो टैक्स एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ टैक्स के बेसिस पे डिसीजन ना लें। रिस्क को देखें, ओवरऑल रिटर्न पोटेंशियल को देखें, डाइवर्सिफिकेशन को देखें, इन सब चीज़ों को देख करके अपना डिसीजन लें। बिल्कुल। तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, केवल टैक्स एक वजह नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे रिटर्न को भी देखिए और उसको देते हुए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा। क्योंकि अभी हम फंड्स को लेकर ही चर्चा कर रहे थे और उनका चुनाव समझने की कोशिश कर रहे थे। अश्विनी जी, पैसिव फंड की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। एक इंडेक्स होता है, ईटीएफ होता है जो अभी लॉन्च भी किया है आपने, और एफओएफ होता है। तो ऐसे में इनमें कैसे सिलेक्शन करें, कौन से ऑप्शंस बेहतर हैं, इसका चुनाव कैसे होगा? तो जहाँ तक फंड ऑफ फंड की बात आती है, ये आमतौर पे इसका यूज़ होता है ज़्यादा जब ग्लोबल फंड्स हैं या कोई कमोडिटी फंड्स हैं, जहाँ पे लोगों को
सीधा एक्सेस नहीं मिलना, आसानी के लिए एक्सेस करने के लिए फंड ऑफ फंड कन्वीनियंट होता है। पर जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स में आपको ETF और इंडेक्स फंड ज़्यादातर इसके बीच में चॉइस होती है। बहुत सिंपल है, अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप एक्टिव ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो इंडेक्स फंड एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके म्यूचुअल फंड जैसे आप बाकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे इन्वेस्ट करना है, चाहे रिडीम करना है, चाहे पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है, सब कुछ आपके एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरह होगा। ETF का जो ट्रेडिंग होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब एक स्टॉक के जैसे होता है। तो आपको जाके डीमैट अकाउंट खोलना होगा, आपके जाके ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा, जाके उसके मार्केट में जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं, वैसे जा करके आपको बिड डाल के अपना यूनिट्स ETF के खरीदने होंगे। तो इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि आप लाइव मार्केट में इसको लाइव प्राइसेस के साथ ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपकी रुचि है कि आपको लाइव अपने पोर्टफोलियो के बेसिस पे आप एक्शन ले पाएं या लाइव इस चीज को आप देख पाएं, तो ETF आपको ये चीज करने में मदद करता है। तो अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए है दोनों। ETF प्रोबेबली ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जिनको लाइव प्राइसेस की देखनी होती है, या जिन्हें साथ में दूसरी ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ ETF को यूज करना होता है। और जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, जो इन सब चीजों से थोड़ा दूर है, उनके लिए इंडेक्स फंड प्रॉब्ली एक बेटर। बिल्कुल अश्विन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर विशेष चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो क्लियरली म्यूचुअल फंड से निवेश का पूरा नजरिया यहाँ पे जाना आपने, और साथ ही म्यूचुअल फंड के जरिए विदेशी बाजार में निवेश भी, साथ ही रिस्क रिवॉर्ड को समझते हुए जो ताज़ा बदलाव नजर आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में पर्टिकुलरली आपके रिस्क रिवॉर्ड को भी समझे। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेशन या टैक्सेशन बेनिफिट में जो बदलाव आए हैं उसे सिर्फ ध्यान में रखते हुए कॉशन या डर का माहौल ना पैदा करे, ये कहना है इस वक्त बाजार के दिग्गजों का।